हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा पॉइंट है एसएचई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके रिगार्डिंग भी आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एसएचई के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे एसएचई की बनावट पूछी जा सकती है, एसएचई का चित्र पूछा जा सकता है, एसएचई की विशेषता पूछी जा सकती है, एसएचई पर होने वाली अभिक्रिया पूछी जा सकती है, एसएचई का सेल विभव पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से हम सेल विभव, एसएचई का इलेक्ट्रोड विभव पूछा जा सकता है, और एसएचई को संदर्भ इलेक्ट्रोड कैसे कहते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब पॉइंट है अपना एसएचई। इसके बारे में सबसे पहले डायग्राम की ओर चर्चा करेंगे। ये एक एसएचई का डायग्राम दे रखा है। यदि इस एसएचई के डायग्राम को हम देखेंगे तो जनरली क्या क्या बातें हम क्लियर कर सकते हैं। एक बात हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि कोई भी यदि हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड बनाते समय जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसी धातु का हम वैद्युत अपघट्य लेते हैं। सेम वही कार्य यहाँ पर भी किया गया है। हम एसएचई इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया जा रहा है वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के तौर पर HCl का विलयन लिया गया है, वो भी इकाई मोलर में। इसी के साथ साथ दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली यह है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यदि हम बना रहे हैं तो हाइड्रोजन एक गैस है और गैस का कभी भी हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। तो गैस का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेटिनम धातु को काम में लेंगे। प्लेटिनम धातु को क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि प्लेटिनम धातु एक अक्रिय मेटल है, यह कोई क्रियाशील नहीं होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ जैसे ही प्लेटिनम मेटल को जोड़ेंगे तो वह प्लेटिनम मेटल हाइड्रोजन की तरह ही व्यवहार करेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नली लेंगे। इस नली में हम H2 गैस को भरेंगे। H2 गैस को भरकर एक तरफ सील पैक करके हम प्लेटिनम को बाहर करेंगे, प्लेटिनम की प्लेट को। जो प्लेटिनम की प्लेट इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी और विलयन के संपर्क में रहेगी। यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस का प्रवाह किया जा रहा है और ये है यहाँ पर हमारे पास धात्विक तार, जिसके द्वारा हम यहाँ पर किसी भी अन्य इलेक्ट्रोडों का यदि इलेक्ट्रोड विभव का विकलन करेंगे तो उनको संयोजित करने के लिए काम में लिया। आगे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है एसएचई के रिगार्डिंग ही। दो उदाहरण है, एक है संतृप्त केलामल इलेक्ट्रोड और एक है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ध्यान रखना, एसएचई इलेक्ट्रोड को तैयार करना बहुत ही दुविधाजनक होता है, तो उसकी जगह कुछ अल्टरनेट इलेक्ट्रोड भी काम में लिए गए हैं, या इन अल्टरनेट इलेक्ट्रोडों को हम लेबोरेटरी में काम में ले सकते हैं, जिसमें पहला नाम है संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड और दूसरा है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। आपको एसएचई के रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो फैक्ट है आपके लिए कि एसएचई एक उभयनिष्ठ इलेक्ट्रोड है। उभयनिष्ठ इलेक्ट्रोड यह इसलिए है क्योंकि यह एनोड के रूप में भी कार्य कर सकता है और यह कैथोड के रूप में भी कार्य कर सकता है। एनोड के रूप में यदि यह कार्य करेगा तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और कैथोड के रूप में यदि कार्य करेगा तो उस पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होगी। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है यहाँ पर, तो उसका मैंने स्टेप दे रखा है कि H2 गैस है वो हाइड्रोजन के आयन के रूप में होगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन के जो आयन है वो H2 के रूप में अपचयित हो जाता है। इस प्रकार से आप इन रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण और अपचयन की दे रखी है उन्हीं को आधार मानकर आप एसएचई इलेक्ट्रोड का नोटेशन भी कर सकते हो, जो किस प्रकार से किया जाएगा। यदि एसएचई एनोड के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम लिखेंगे Pt/H2/H+, और यदि एसएचई रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है या कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके लिए नोटेशन होगा उसका H+/H2/Pt सोलिड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्लेटिनम मेटल को हमारे को साथ लेकर चलना है, चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड का निरूपण कर रहे हैं, चाहे एनोड के रूप में उसका निरूपण कर रहे हैं या कैथोड के रूप में निरूपण कर रहे हैं। पहला फैक्ट सभी को याद होना चाहिए। यह फैक्ट ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में कक्षा 12 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं वहां पर आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है। फिर इसी का फैक्ट नंबर 2 है, ये भी सभी को याद होना चाहिए कि एसएचई का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य माना गया है। अच्छा, यह शून्य कोई लेबोरेटरी में माना नहीं गया है,
ये हमारे द्वारा स्वेच्छा से माना गया है। और किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव यदि हम स्वेच्छा से मानते हैं, तो उसी को ही हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में जानते हैं। इसीलिए SHE को संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। आगे है ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर ये याद रखना कि E नॉट SHE बराबर 0 होता है। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है, इसके द्वारा आप किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उस इलेक्ट्रोड को आपको SHE के साथ जोड़ना पड़ेगा। यदि दिए गए अज्ञात इलेक्ट्रोड को SHE के द्वारा जोड़ दोगे, तो आप आसानी से इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कर पाओगे। इससे संबंधित भी आगे हम 2 उदाहरण संपन्न करेंगे। दोनों उदाहरणों को अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से बैटरी बनेगी या किस प्रकार से वहाँ सेल बनेगा और उस सेल में क्या अभिक्रिया होगी, एनोड का कार्य कौन करेगा, कैथोड का कार्य कौन करेगा, EMF का परिकलन किस प्रकार से हम वहाँ पर करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर चौथा फैक्ट भी आपको याद रखना अति आवश्यक है। चौथा फैक्ट है कि SHE एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इलेक्ट्रोड इसको क्यों कहा गया है? संदर्भ इलेक्ट्रोड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका E नोट का मान शून्य माना गया है, जो स्वेच्छा से है। ध्यान रखना यहाँ पर E नोट ही काम में लिया जाएगा। इसका कारण क्या है कि हमने जब इसका डायग्राम देखा उस समय आपने नोट किया होगा कि HCl 1 मोलर में है और दाब भी 1 एटमॉस्फेयर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनाया गया है, वो इलेक्ट्रोड एक मानक स्थिति के आधार पर बना है और मानक स्थिति में किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है, एक तो कि E नोट SHE बराबर 0 और यहाँ पर भी यह प्रश्न में समझा रखा है कि SHE एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसका जो E नोट का मान होता है वो शून्य होता है और यह शून्य स्वेच्छा से लिया गया है। और किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि स्वेच्छा से लिया जाता है, तो वही हमारा संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। आगे यहाँ पर पॉइंट है कि SHE के द्वारा हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला उदाहरण दे रखा है, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का हमारे को मापन करना है। जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए हम जिंक इलेक्ट्रोड को SHE के द्वारा जोड़ेंगे। तो SHE के द्वारा जोड़ने पर हमारे को सेल की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से मिलेगी, जिसमें ध्यान रखना, यदि आपको डेनियल सेल की बनावट याद है, तो डेनियल सेल में हमने बाईं ओर जिंक इलेक्ट्रोड को रखा था और दाईं ओर कॉपर इलेक्ट्रोड को रखा था। तो ध्यान रखना, यदि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कर रहे हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड की जगह SHE को जोड़ देंगे और यदि किसी में हम कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव परिकलन कर रहे हैं, तो जिंक की जगह SHE को जोड़ देंगे। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इसका डायग्राम तैयार किया गया है कि हमने जिंक को तो उसी लोकेशन पर रख दिया, लेकिन कॉपर की जगह हमने SHE को जोड़ दिया और पूरे सर्किट की व्यवस्था डेनियल सेल की तरह ही है। यदि हम यह व्यवस्था करते हैं, तो इस व्यवस्था के दौरान दोनों कंडीशन फॉलो की गई है। ZnSO4 इकाई मोलर में है, HCl भी इकाई मोलर में है। ये यहाँ पर SHE इलेक्ट्रोड लगाया गया है, यहाँ पर ये कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया, सॉरी यहाँ पर यह जिंक इलेक्ट्रोड लगाया गया है। जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ एनोड का कार्य करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा और SHE कैथोड का कार्य करेगा और ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। जैसे हमने SHE को और जिंक के इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का गमन Zn से SHE की ओर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गमन Zn से SHE की ओर, तो धारा का प्रवाह है SHE से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। और जब इस सेल का सेल विभव हमने विभव मापी से देखा, तो विभव मापी से देखने पर हमारे को यह प्राप्त हुआ 0.76 वोल्ट। एक बात याद रखना, किसी भी सेल का यदि हम सेल विभव का मान निकालते हैं, तो सेल विभव का मान आपको धनायन प्राप्त होगा। यदि किसी सेल का सेल विभव का मान आपको धनायन प्राप्त हो रहा है, तो हमारे द्वारा वहां पर 2 बातें बोली जाती है। एक तो यह बात कि इस अभिक्रिया में एक सौते रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है और सौते रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ साथ दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि यह एक वैद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेल विभव का मान यदि हमने विभव मापी से चेक किया इस सर्किट को बनाकर, तो यह 0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ और 0.76 वोल्ट एक पॉजिटिव के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हमारा यह व्यवस्था है वो एक वैद्युत रासायनिक सेल की व्यवस्था है। इस सेल की सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो सेल रिएक्शन यदि हमने डेनियल सेल को अच्छी तरीके से लर्न किया है, तो सेल रिएक्शन याद करना आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। वही है
एक एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखेंगे और एक कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखेंगे। एनोड के रूप में जिंक मेटल कार्य कर रहा है, कैथोड के रूप एसएचई के रूप कैथोड एसएचई के रूप में कार्य कर रहा है। एनोड के रूप में जिंक कार्य कर रहा है, तो जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और जिंक जा रहा है जिंक आयन के रूप में। और कैथोड पर जो हाइड्रोजन के आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 गैस के रूप में अपचयित हो रहे हैं। ओवरऑल इसका यदि नेट केमिकली रिएक्शन देखें तो वह रिएक्शन किस प्रकार से मिलेगी। सबसे पहले तो आप स्पेक्ट्रल कैटेगरी को हटाओगे, जैसे यहाँ पर दोनों में समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अभिकारक पक्ष में भी है और उत्पाद पक्ष में भी है, तो यह स्पेक्ट्रल हुआ। स्पेक्ट्रल होने के कारण इनको हम कैंसिल आउट करेंगे। अन्य घटक जो स्पेक्ट्रल नहीं है उनको अभिकारक अभिकारक को जोड़कर लिख देंगे और उत्पाद उत्पाद को जोड़कर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 अभिकारक बचे तो दोनों अभिकारक को उतार दिया, यहाँ 2 उत्पाद बच रहे हैं तो दोनों उत्पाद को उतार दिया, तो हमारी नेट समीकरण ये हो गई है। इसके बाद में इस सेल का 2 तिरछी लाइनों से हम लवण सेतु को दर्शाएंगे। लवण सेतु के बाईं ओर एनोड को रखा जाएगा, लवण सेतु के दाईं ओर कैथोड को रखा जाएगा। एनोड पर यदि ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है उनको हम एक तिरछी लाइन से लिखते हैं। इस प्रकार से यहाँ निरूपण हुआ कि ये Zn2+ में गया है और H+S2 में गया है। ये सेम निरूपण हो गया। और अब Zn के इलेक्ट्रोड विभव का किस प्रकार से निर्धारण करेंगे, तो इसके लिए हम समीकरण काम में लेंगे। ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट सेल हमने विभव मापी से चेक किया तो कितना मिला था 0.76 वोल्ट, तो हमने 0.76 वोल्ट लिख दिया। कैथोड के रूप में एसएचई कार्य कर रहा है तो उसका नोटेशन ऐसा हो गया। एनोड के रूप में जिंक कार्य कर रहा है तो उसका नोटेशन हमने इस प्रकार से कर दिया। ओवरऑल एसएचई एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है, 0 ले लिया, तो हमारे को यहाँ पर ई Zn2+ अपॉन Zn का मान माइनस 0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ। ऐसे हम कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का भी परिकलन करेंगे। उसके लिए भी सेम वही बातें फॉलो करनी पड़ेगी आपको कि आप डेनियल सेल को मद्देनजर रखते हुए इसका डायग्राम बनाइए। कॉपर इलेक्ट्रोड को अपनी लोकेशन पर यदि आपने व्यवस्थित कर दिया तो जिंक की लोकेशन पर एसएचजी को व्यवस्थित कर देंगे, जिंक की जगह एसएचजी को व्यवस्थित कर देंगे। और ओवरऑल पूरी अभिक्रिया में यदि हमने देखा तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का गमन एसएचजी से कॉपर की ओर, तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, तो धारा का प्रवाह कॉपर से एसएचजी की ओर होगा। इस सेल का सेल विभव यदि हमने विभव मापी से चेक किया तो वो मिलता है 0.34 वोल्ट। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, वही एक एनोड पर होने वाली विक्रिया, एक कैथोड पर होने वाली विक्रिया। एनोड पर जो विक्रिया हो रही है वो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि H2H+ आयन में जा रही है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है Cu2+ है वो Cu में जा रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट सेल रिएक्शन आप जोड़कर लिख दोगे। नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा कि H2Cl H2+Cu2+ कन्वर्ट हो रहे हैं 2H+ में और Cu सोलिड में। वही काम अभिकारक अभिकारक को एक तरफ लिख दो, उत्पाद उत्पाद को एक तरफ लिख लो, आपकी नेट सेल अभिक्रिया लिख जाएगी। आगे है इस सेल का किस प्रकार से सेल विभव का परिकलन किया जाएगा, इसके लिए भी हम सूत्र लगाएंगे। ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट सेल हमने देखा है 0.34 वोल्ट होता है। कैथोड के रूप में यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड कार्य कर रहा है, एनोड के रूप में एसएचई कार्य कर रहा है। एसएचई का हम इलेक्ट्रोड विभव जानते हैं, शून्य प्राप्त होता है या शून्य लिया गया है। तो जो भी यहाँ पर विभव मापी से इलेक्ट्रोड विभव निकल कर आया वही इलेक्ट्रोड विभव कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है प्लस में 0.34 वोल्ट। इस सेल का निरूपण किस प्रकार से करेंगे, वही है ये हो गया यहाँ पर साल्ट ब्रिज के बाईं ओर एनोड, साल्ट ब्रिज के दाईं ओर कैथोड। एनोड की विक्रिया लिख दो, यहाँ पर कैथोड की विक्रिया लिख दो। ओवरऑल ये आपका सेल निरूपण हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझा गया पॉइंट आपके समझ में आया होगा। यदि एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे दोबारा से भी समझने की कोशिश कीजिए।